मेरा नाम विजय वर्मा है। ढाबे पर काम करने वाला छोटा सा बच्चा सारा दिन काम करता था, लेकिन वो रोज रात को ढाबा बंद होने के बाद कचरे के ढेर से पुरानी किताबें उठा कर लाता और रात में चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ता था। एक दिन मैं उस ढाबे पर चाय पीने के लिए गया। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मैं बहुत परेशान था और मेरा एक प्रोजेक्ट में लॉस हो गया था, इसलिए मैं परेशान था। वो छोटा बच्चा मेरे पास चाय लेकर आया और उसने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। मैंने उसे ऐसी ही बातें करते हुए बताया कि मेरा एक प्रोजेक्ट में नुकसान हो गया है। तो मुझसे बोला कि मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। उसने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसी सलाह दी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं खामोश अपने शानदार घर के लॉन्च में बैठा हुआ था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, हाथ थोड़े थोड़े कँपा रहे थे। आज जो नुकसान मुझे मेरे उस प्रोजेक्ट में हुआ था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मेरे सीने में दर्द होने लगा था। अभी मैं अपनी सोचों में ही डूबा हुआ था। मेरे दो बेटे थे, बड़े का नाम राहुल था और छोटे का नाम राघव। कि तभी लॉन्च में मेरा बड़ा बेटा आया। इससे पहले मैं कुछ कहता कि उसके हाथ में जो फाइल थी, वो फाइल उसने जोर से टेबल पर पटकी और मुझे देखते हुए बोला, क्या ये सब आज मुझे बता दीजिए आप, और कब तक ऐसे करते रहेंगे और कितना नुकसान करेंगे। इससे पहले भी आपकी वजह से एक और बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई थी और अब फिर यह नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुनकर मुझे मेरे सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुझे ऐसे चुपचाप खड़ा होता देख वो बोला, आप इस बारे में हमसे नज़र नहीं चुरा सकते। आपको बताना पड़ेगा यह सब क्या ड्रामा है। जब मैंने आपसे कहा था कि क्लाइंट से मैं खुद डील करूंगा, तो आप आगे क्यों आए। आपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से उन लोगों को समझा भी नहीं पाए और ना ही आपने मीटिंग को अच्छी तरह से हैंडल किया। मीटिंग में क्लाइंट को इम्प्रेस करना होता है, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पूरी मार्केट में कोई हमसे डील नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब आपके पास कोई जवाब नहीं। इन बातों का हैरान होकर अपने बेटे की शक्ल देख रहा था। यह बिजनेस मेरा था, इस बिजनेस को शुरू मैंने किया था और आज इस बिजनेस को यहाँ तक लाने वाला भी मैं था। मेरे बेटे को तो बस कुछ ही टाइम हुआ था इस बिजनेस को ज्वाइंट किए हुए। वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए बोला, अब आप ऑफिस की किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यह सब फिर से ठीक कैसे करना है मैं खुद देख लूँगा। मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। यह कहकर वो कमरे से चला गया था और जबकि मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा था, मैं सोच रहा था यह मुझे किस तरह से बात कर रहा है। यह मेरा ऑफिस है, यह बिजनेस मेरा है और यह मुझसे मना कर रहा है कि अब आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बहुत परेशान था। मैं बाहर आया और मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं अंदर से इतना ज़्यादा परेशान था कि मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी स्टार्ट की और मैं कहाँ जा रहा था मुझे खुद कुछ नहीं पता था। और मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें मुझे सुनाई गई थी, उन्हें याद कर करके मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैं जानता था कि मेरा बेटा गुस्सा ज़रूर करेगा, मगर मुझे इस बात का भी यकीन था कि वो इस वक्त मुझे समझेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन उसने मुझे नहीं समझा था। मैं गाड़ी लेकर काफ़ी दूर आ गया था और मुझे रास्ते की भी पहचान नहीं हो रही थी और अब रात भी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को एक ढाबे के सामने रोक दिया था। कुछ देर मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ गहरी गहरी सांस ले रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकल आया था। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था और चांद की चांदनी फैली हुई थी। मैं चुपचाप जाकर उस ढाबे के बाहर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। एक बार फिर मैं वही सब कुछ सोचकर परेशान होने लगा कि अचानक से मेरे बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है। अभी मैं अपनी सोचों में डूबा हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और अपना मेन्यू कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जी साहब क्या चाहिए आपको। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे सामने एक कमज़ोर सा छोटा सा बच्चा खड़ा था। हाथ में एक किताब थी, दूसरे हाथ में एक रुमाल था और उसने एक फटा हुआ बनियान पहना हुआ था। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले वो मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाता हुआ बोला, कहाँ खो गए साहब, कुछ चाहिए आपको। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो बता दीजिए, मैं और लोगों से आर्डर ले लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अब मैं उसके हाथ में जो किताब थी उसको देख रहा था।
मगर मुझे समझ नहीं आया था कि वो कौन सी किताब है। और मैंने सिर्फ एक चाय का ऑर्डर दिया था और वही कुर्सी पर बैठकर चांद को देखने लगा था। जब से मेरी पत्नी इस दुनिया से गई थी तब से मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। और यह नुकसान मेरा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक दो बार बिजनेस में नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार मैं इतना परेशान था कि इससे पहले मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत की थी, अगर आज मुझे एक गलती भी हो गई है तो मेरा बेटा मुझे इतनी बातें कैसे सुना सकता है। मुझे यह बात अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वही छोटा बच्चा मेरे पास चाय लेकर आया और मुझे देखकर बोला, अगर हम परेशान होते हैं और उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हम खुद को और ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस करते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि जो हमसे गलती हो गई है उसे भूल जाएं और उस गलती से सीखें, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते। और हाँ, अब जो होने वाला है उसे अच्छे से कर सकते हैं। और आप खुद समझदार हैं। शायद वो मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर समझ गया था कि मैं परेशान हूँ। इस बच्चे की उम्र 10 साल होगी, मगर उसकी बात सुनकर मैं उठकर खड़े होने पर मजबूर हो गया था और वो इतना कहकर जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, रुको। वो मेरी तरफ वापस पलटा। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? उसने सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी मुझे बहुत काम है और अगर मैं आपसे बातें करने बैठ गया तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। जल्दी जल्दी सारा काम करके मुझे जल्दी छुट्टी लेनी है और फिर पढ़ना भी है। यह कहकर वो दूसरा आदमी के पास चला गया और मैं हार करके उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक काम कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बच्चा मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। वो बच्चा मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। फिर मैंने इशारे से ढाबे के मालिक को बुलाया और उसको कुछ पैसे देते हुए उससे कहा, क्या तुम इस बच्चे से कह सकते हो कि यह थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए, मुझे इससे बातें करनी है। उसने पैसे लिए और बोला, हाँ साहब, अभी भेजता हूँ। वैसे इस लड़के को सब बहुत पसंद करते हैं और जो भी उससे बातें करता है उसका दिल करता है कि वो उससे बातें ही करता रहे। इतनी कम उम्र में भी इतना उलझा हुआ और इतना समझदार और मेहनती बच्चा है। इसको पढ़ने का भी बहुत शौक है। पता है साहब, जिस हमारे ढाबे के पीछे एक कचरे का ढेर पड़ा रहता है, उसके पास एक रद्दी की दुकान भी है। वहीं से किताबें लाकर यह किताबें पढ़ता है। इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने इसे एक बार कहा था कि मैं तेरा एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ, मगर साहब जी, आपको पता है यह कहता है कि मैं अपनी मेहनत के पैसे से पढ़ूंगा। बहुत मेहनती और खुददार बच्चा है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे पास बैठकर बोला, लगता है साहब जी बहुत अमीर हो, कहाँ से आए हो? और मैंने उसका छोटा सा कमज़ोर सा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, एक बात बताओ, जब तुम्हारा ढाबे का मालिक तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवाना चाहता है तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम इतनी कम उम्र में भी इतने समझदार लग रहे हो। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो बहुत आगे जाओगे। मेरी बात सुनकर वो बोला, लगता है साहब जी आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं और जहाँ तक आपको देखने से लग रहा है आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आप थोड़ा पीछे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि स्कूल जाने से इंसान पढ़ लिख तो जाता है, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं है जब तक आप में इंसानियत न हो। मैं स्कूल तो नहीं जाता, लेकिन मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मेरा मालिक मुझसे कहता है कि मैं तेरा एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो इस एहसान के बदले में मुझसे डबल काम करवाएगा और मेरे ऊपर एहसान जताएगा और पढ़ने लिखने का टाइम भी मुझे नहीं देगा। और सब कुछ घंटे स्कूल जाकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अभी जैसा चल रहा है मैं अपनी ज़िंदगी को वैसे ही चलने दूंगा और थोड़े टाइम के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगा तब मैं खुद मेहनत करके खुद पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था। आज तक मैंने किसी भी 10 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वो मेरी तरफ देखता हुआ मुझसे बोला, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है और ना ही मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बताइए आपको क्या हुआ है? आप जब से आए हैं बार बार अपने माथे पर हाथ रख रहे हैं। आपने चाय भी नहीं पी, वो भी ठंडी हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि अपनी परेशानी के बारे में उसे बताऊं, लेकिन अभी वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। वो मेरी बातें कहाँ ही समझ पाता। मैंने उससे कहा, मेरी बातें तुम नहीं समझ पाओगे। तो उसने कहा, आप मुझे बताइए,
تو مجھے پتا ہے آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کی باتیں بزنس کے بارے میں ہی ہوں گی۔ آپ مجھے اپنی بات بتائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بتا دوں۔ اس کی باتیں سن کر میں تھوڑی دیر چپ رہا تھا اور پھر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا دل کر رہا ہے میں مر جاؤں، میرا مرنے کا دل کر رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے دنوں رات محنت کر کے اپنا ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کیا ہے۔ میں نے اپنے دن رات لگا دیے صرف اس امید میں کہ ایک ٹائم آئے گا جب میرے بیٹے مجھ پر گرو کریں گے، ان کے لیے میں دنیا میں کچھ کر جاؤں گا۔ اور آج وہی بیٹے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے 4 باتیں سنا دیتے ہیں کہ مجھ سے میٹنگ ہینڈل نہیں ہوتی، میں پروجیکٹ کو اچھی طرح سے کلائنٹ کو نہیں سمجھا پایا۔ بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنایا ہے، بہت بڑا، بہت عالی شان، اور اس میں نے اپنے کروڑوں روپے لگائے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جگہ شہر سے تھوڑی دوری پر ہے، وہاں پر لوگ نہیں آ رہے۔ لیکن پھر ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس شاپنگ مال کو کسی اور کو بیچ دیں گے، اور آج جب میٹنگ ہوئی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں کلائنٹ کو بتایا تو ان لوگوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹ پر پیسہ نہیں لگا سکتے کیونکہ نقصان ہوگا۔ ابھی تک آپ کے پاس سے کسی نے ایک دکان بھی نہیں خریدی، تو ہمارے پاس سے کوئی کیسے خریدے گا؟ میرا بیٹا میٹنگ میں پہنچتے ہوئے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس نے پوری میٹنگ کو میں اکیلے ہینڈل کیا، لیکن اس کا کچھ الٹا ہی اثر ہوا۔ جب پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، انہیں سمجھایا تھا کہ یہاں زمین خرید کر شاپنگ مال نہیں بنانا چاہیے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو میرے دونوں بیٹوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈیڈ آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کی عمر ہو گئی ہے، ہمیں پتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم دونوں کی بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ انہوں نے وہاں پر بہت پیسہ لگایا، اچھے سے اچھا مٹیریل اور سب کچھ کیا، مگر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ایک میٹنگ خراب ہونے کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھے اتنی باتیں سنا دی، میرا دل کر رہا ہے میں مر جاؤں، میرے دماغ میں بہت عجیب خیال آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری یہ باتیں سن کر یہ بچہ اٹھ کر چلا جائے گا اور میری باتیں اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن وہ وہیں بیٹھ کر میری باتوں کو اتنے دھیان سے سن رہا تھا جیسے اس کے پاس سچ میں میری پریشانی کا حل ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر کہا کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس بزنس سے اپنے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ میں ان دونوں کے بیچ اپنی آدھی جائیداد بانٹ دیتا ہوں، ان دونوں کا جو دل چاہے گا وہ کرتے رہیں گے، اور جائیداد کا بٹوارا کر کے میں خود اکیلا رہوں گا۔ میں نے اپنی پتنی کی موت کے بعد بہت بار سوچا کہ دوسری شادی کر لیتا ہوں، مگر میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ میں شادی کر لیتا اور میری دوسری پتنی سے بچے ہوتے تو کل کو سگے سوتیلے کا جھگڑا ہوتا، اور میں اپنے بچے کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے لیے اپنی زندگی کی اتنے سالوں کو برباد کیا، آج مجھے ان کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ مجھ سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں اور بزنس میں نقصان ہونے کا سارا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ وہ میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی بہت امیر ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، بہت پیسہ ہے، آپ کو دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے ابھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ پھر وہ بولا، آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا 65 سال۔ لیکن میں نے اسے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ جیسا اتنا بڑا بزنس مین، اتنے پیسے والا، اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، تم مجھ سے کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا، لیکن تم سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو لیکن تم باتیں ایسی کر رہے ہو جیسے بہت بڑے ہو۔ ایک ہی بات کہوں گا صاحب، آج کل کے ٹائم میں ایک 65 سال کا انسان دنیا نہیں سمجھ پاتا، لیکن ایک 10 سال کا بچہ سمجھ جاتا ہے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان پر پریشانی آتی ہے تو سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک چائے والے ہوتے، اگر آپ سے وہاں پر کوئی چائے خریدنے نہیں آتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے اس سے کہا سیدھی سی بات ہے، چائے بیچنا بند کر دیتا اور وہ دکان بیچ دیتا۔ میں نے اس سے کہا میں تم سے یہ نہیں پوچھتا تھا۔ تو اس نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا، آپ چائے بیچنا بند کر دیتے اور دکان بھی بیچ دیتے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اس پر لکھا تھا کہ کبھی کبھی چیزوں کو لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے، جھکانے کے لیے نہیں۔ اس کی عجیب سی باتیں سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ اس جگہ کو بیچنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ اس جگہ کو مت بیچیے، بلکہ وہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنا دیجیے۔ بچے پارک کو دیکھ کر
वहाँ जाने की जिद करेंगे और लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ आया करेंगे, और फिर वहाँ पर आप अपनी शॉप भी ओपन कर सकते हैं, और फिर इसी तरह आपका काम भी आगे बढ़ेगा, और यह दुकान है जो आप देखना चाह रहे हैं वो भी बिकती चले जाएंगी। इससे अच्छी सलाह कोई और नहीं दे सकेगा। मैं उसकी शक्ल को हार से देखता हुआ बोला, यह बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। तुम सच बताना, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा कि मैं 10 साल का हूँ। इस ढाबे पर काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए और किताबें पढ़ते हुए 3 साल। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और एक बार भी पढ़ता हूँ, इसे थोड़ी बहुत समझ आ गई। सब क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे पता है कि आपने मेरे मालिक को पैसे दे दिए हैं, मगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करूँगा कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और आपके बेटे भी आपको समझें। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा छोटू। मैंने उससे कहा मुझे तुम्हारा असली नाम बताओ, जिस नाम से तुम्हारी पहचान हो। वो बोला मेरी पहचान छोटू नाम से ही है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम बहुत प्यार से आर्यन रखा था। अगर आप मुझे जाने की परमिशन दे दें तो मैं चला जाऊं। शायद पढ़ना चाहता था, इसलिए मुझे बार बार जाने के लिए कह रहा था, मगर मेरा दिल कर रहा था कि मैं उससे कहूँ कि तुम बैठ जाओ और मुझसे और बातें करो, मगर उसकी यह बेचैनी देखकर मैंने उसे जाने को कह दिया था। और अब मैं अपनी परेशानी को भूल चुका था और मेरे अंदर का बिजनेसमैन जाग चुका था। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर आ गया। घर आकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया और मैं रूम को अंदर से लॉक करके बेड पर लेट गया। इस टाइम मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था और इस वक्त मुझे उस लड़की की कही गई बात पर गौर करना था, और पूरी रात यही सब सोचने में गुजर गई थी। दिन निकल गया था और चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मैं उठा, फ्रेश होकर फिर मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। डाइनिंग टेबल पर मेरे दोनों बेटे बैठे हुए थे। मैं उन दोनों को इग्नोर करना चाहता था और उनसे बिना कुछ कहे ऑफिस जाने के लिए निकलने लगा। तभी मेरे छोटे बेटे ने मुझसे कहा, डैड रुक जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं रुका और मैं पीछे मुड़कर देखा और मैं चुप था। उसने मुझसे कहा कि ऑफिस में 3 बॉस नहीं हो सकते, आपको जायदाद को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। हम दोनों सोच रहे हैं कि ऑफिस को 2 हिस्सों में बांट दें और आप रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाएं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है जिसका किराया आपको मिलता है, आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। मैंने उनकी तरफ देखता हुआ बोला, अगर मैं तुम दोनों को कुछ भी ना दूं तो तुम दोनों क्या करोगे? मेरे सामने बैठकर फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिजनेस को यहाँ तक लेकर मैं आया हूँ। यह घर मैंने बनाया है, तुम दोनों को मैंने पैदा किया है। अच्छा होगा अपने काम से काम रखो, और मेरे यह प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी, इसको कैसे आगे बढ़ाना है मैं देख लूँगा। अगर तुम लोगों ने बेवजह इस प्रोजेक्ट में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की या ऑफिस को बांटने की बात की तो तुम दोनों को जायदाद और कारोबार हर चीज़ से अलग कर दूंगा और इस घर से भी निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया, तुम दोनों ने मेरा प्यार देख लिया और मैंने तुम दोनों का अब और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, डैड ये आप कैसी बातें कर रहे हैं और आप हमें इतनी आसानी से जायदाद से कैसे निकाल सकते हैं? हम दोनों आपके बेटे हैं, हम दोनों के सिवा आपके पास कौन है? मैंने उनकी तरफ देखता हुआ कहा, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी, अच्छा होता कि मैं तुमसे भी अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर देता और अकेला हो जाता और दूसरी शादी कर लेता और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करता। मैंने बेवजह अपनी ज़िंदगी को तुम दोनों के लिए बर्बाद किया। मुझे तुम दोनों के साथ की ज़रूरत है और तुम दोनों बंटवारे की बात कर रहे हो। इससे अच्छा यही होगा कि तुम दोनों अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को ऑफिस आना जाना बंद कर दूं और तुम दोनों 50-50 हज़ार के लिए कहीं भी नौकरी करने लगो। यह बिजनेस मैंने तुम्हारे हाथों में इसलिए नहीं दिया कि तुम इसे बर्बाद करो, जबकि मैंने तुम दोनों को मना कर दिया था कि वहाँ पर ज़मीन मत खरीदो, उस जगह पर वो शॉपिंग मॉल मत बनाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने तुम दोनों को बताया था कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मार्केटिंग हो सके, और तुम दोनों ने इस वक्त मुझसे कहा था कि डैड आपको कुछ नहीं पता इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। हमें सब कुछ पता है, हम बहुत अच्छे से और बहुत यूनिक तरीके से काम करेंगे
और हमारा इस प्रोजेक्ट में लॉस नहीं होगा। आज कोई भी उस शॉपिंग मॉल को खरीदना नहीं चाह रहा और तुम दोनों मुझे झूठे सपने दिखा रहे थे। मुझे पता है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से संभालना है। यह सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोनों अब इस प्रोजेक्ट अपनी एडवाइस नहीं दोगे। मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। तुम दोनों अभी 4 दिन से ऑफिस आए हो और अभी इसी बिजनेस को समझना शुरू किया। मैं पिछले 30 सालों से ये ऑफिस चला रहा हूँ। मुझे तुम दोनों से ज़्यादा नॉलेज है। मैं इस बात को समझता हूँ कि एक 10 साल का लड़का और एक 20 साल का लड़का मुझे ज़्यादा अच्छे से दुनिया को समझता होगा, लेकिन तुम दोनों के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और तुम्हारा दिमाग मैंने देख लिया है। और जो काम एक साथ हम रहकर कर सकते हैं वो अलग अलग रहकर कभी नहीं कर सकते। और जो तुम दोनों आज मुझसे कह रहे हो कि मैं बंटवारा कर दूं, तो कल को तुम दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। हमारे बिजनेस को लेकर मार्केट में हमारा नाम है, अच्छी पहचान है, हमारे क्लाइंट्स एक हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाएं और समझदार हो जाएं तो उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप कर अलग कर देना चाहिए। लेकिन जब बच्चे तुम दोनों की तरह हों, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हों और अपने बाप की बात को ना समझते हों, अपने बाप को 4 बातें सुनाते हों, ऐसे बच्चों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं अपना काम पहले जैसा नहीं कर लेता, अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता, तब तक तुम दोनों को मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं रही है। इतना कहकर मैं वहाँ नहीं रुका और ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे पता था कि वो दोनों मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे और बहुत बातें बनाएंगे और मुझे रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपना बिजनेस, अपनी जायदाद ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहता था जो मेरी इज्जत भी ना करते हों। मैं ऑफिस गया और फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया और छोटी सी मीटिंग रखी और सबके साथ वो आइडिया शेयर किया जो उस बच्चे ने मुझे उस रात बताया था। मेरी बात सुनकर सब लोगों को मेरी बात ठीक लगी थी। यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे यह बात सोचकर अफसोस हो रहा था। मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे। अगर मेरा नुकसान हो गया था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे ऊपर रहम किया है और फिर धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था और मैंने कल से काम शुरू करने का ऑर्डर भी दे दिया था। मैं अभी अपने सोचों में ही गुम था कि वकील साहब मेरे ऑफिस में चले आए। मुझे उनका इस तरह से आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो मुझसे बोले कि मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं। मैं इस तरह आपकी चलती हुई मीटिंग के अंदर आ गया हूँ। देखिए, बात करना बहुत ज़रूरी है, कि आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने सभी वर्कर्स को जाने का इशारा कर दिया था और फिर कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर वकील साहब बोले, आपने अपने बच्चों से यह दावा किया है कि आप उन्हें अपनी जायदाद का 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिए, फ़ौरन वसीयत तैयार करवा लीजिए, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आपके बच्चों का आपके साथ है, मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ वो आपको इतनी आसानी से करने देंगे। वकील की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि यह वकील मेरे बच्चों के साथ मिला हुआ नहीं है, वो मेरा पुराना और वफादार वकील है। मैंने उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जायदाद किसी और के नाम कर दूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है, आप इस जायदाद के मालिक हैं और आप ऐसा कर सकते हैं और कोई भी आपको ये काम करने से नहीं रोक सकता। कुछ देर हम दोनों में बात होती रही और फिर वो चले गए। वो ऐसे शो करते थे जैसे मेरे बच्चों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन सच में अंदर ही अंदर हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। फिर मुझे पता चला कि मेरे बेटों ने अपना अलग बिजनेस खोला है। वो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। जब मैं घर वापस गया तो मेरे दोनों बेटे लॉन्च में बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे पता था कि यहाँ कुछ ऐसा ही होगा। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरा बड़ा बेटा मुझे देखकर बोला, अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। आपका आइडिया अच्छा था, हमने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन हाँ, हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। हम तीनों इस प्रोजेक्ट के ऑनर हैं। तो मैंने सर को ना में हिलाते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट का ऑनर सिर्फ मैं हूँ और मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम दोनों से कोई डिस्कस नहीं करना है। जो भी डिस्कशन करना था वो हो गया है और मुझे पता है कि अभी तुम दोनों मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिर वो बोले कि आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है, इससे जो भी पैसा मिलेगा वो सब आप अकेले ही रखेंगे। इंसान जब सब चीज़ों से हार जाता है तो उसे अपने बिजनेस पार्टनर भी बुरे लगते हैं। मैं इतना कहकर अपने कमरे में जाने वाला था कि तभी मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, डैड, अगर आपका व्यवहार ऐसा ही रहा तो हम कोर्ट चले जाएंगे।
इस प्रोजेक्ट में हमने भी मेहनत की, हमें हमारे हिस्से चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। अगर बाप गुस्से में जायदाद से निकलने की बात कर रहा है तो क्या बेटे कोर्ट जाने की बात करेंगे? मैं बहुत हैरान हो गया था अपने छोटे बेटे की यह बात सुनकर। मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आया था कि तभी मेरा बड़ा बेटा बोला, भाई सही कह रहा है, इस प्रोजेक्ट में हमने भी बहुत मेहनत की है और आप इसका पैसा अकेले बैठकर नहीं खा सकते। आप अगर यह बात भूल रहे हैं तो हम आपको यह बात कोर्ट में भी समझा सकते हैं। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। और फिर मैंने उन दोनों से धीरे से कहा था, तुम दोनों को जो करना है कर लो, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आप मेरी तुम दोनों के साथ नहीं बनेगी और नहीं मैं बनना चाहता हूँ। अब मेरी तुम दोनों के साथ नहीं बनेगी और ना ही मैं बनाना चाहता हूँ। बच्चे जब बाप के सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर वो प्यार के काबिल नहीं रहते और तुम दोनों को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुमने मुझसे बदतमीजी की, तुम मुझसे माफ़ी मांगने की जगह उल्टा कोर्ट में जाने की बात कर रहे हो। इतना कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया था। आंखों में आंसू थे, मेरे सीने में दर्द होने लगा था, मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मैं अपने कमरे से उठा, घर से बाहर जाकर मैंने कार स्टार्ट की और सीधा इस पुराने ढाबे की तरफ चल दिया जहाँ पर कल मुझे वो बच्चा मिला, वही छोटू जो सबके लिए एक मामूली सा बच्चा था। लेकिन कल उसे सिर्फ एक बार मिलने पर ही मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ था जैसे वो मेरा कोई अपना ही हो। इसलिए मैं उससे दोबारा मिलने के लिए उस ढाबे पर चला गया। मैं जैसे ही ढाबे पर गया वहाँ मुझे आर्यन नज़र नहीं आ रहा था। उसको वहाँ पर नहीं देखकर मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैंने उस ढाबे के मालिक से बच्चों के बारे में पूछा था। उसने मुझे बताया कि साहब वो तो इस टाइम तक अपने घर चला जाता है और इस वक्त वो मेरी दुकान के पीछे जो कचरे का ढेर रहता है उसके बराबर में एक रद्दी की दुकान है, वहाँ से किताबें ले रहा होगा। आप अगर उस बच्चे से मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर चले जाइए। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और मैं उसके ढाबे के पीछे वाले रास्ते पर चल दिया। जैसे ही मैं वहाँ पर गया मुझे कचरे का ढेर मिला जहाँ पर वो रद्दी की दुकान थी और वहीं पे एक छोटा सा बच्चा फटा हुआ बनियान पहनकर किताबें ढूंढ रहा था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जोर से कहा, आर्यन बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सी किताबें लेकर आया हूँ। वो मेरी तरफ बहुत आराम से मुड़ा था और जबकि एक 10 साल का बच्चा इस तरह की आवाज़ सुनकर डर जाता है या घबरा जाता है, लेकिन वो न डरा न घबराया और बहुत ही सुकून से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, कैसे हो साहब? आपको पता है मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। आपका वो प्रोजेक्ट, आपने मेरी बात मानी? मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें आज ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है और वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत खूबसूरत है। आप मुझे कौन सी खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहते हैं? कहीं आप मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे हैं? उसके होठों पर हंसी आ गई थी। मैंने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हें किडनैप करूंगा? इतने बड़े आदमी को तुम्हें किडनैप करके क्या ही मिलेगा? जिस तरह वो बात करता था मैंने उस तरह जवाब दिया तो वो जोर जोर से हंसने लगा और मेरा हाथ पकड़कर चलते हुए बोला, तो आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपको पता है आज सुबह से मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था और जो भी गाड़ी आ जा रही थी मैं उन्हें देख रहा था, मगर कोई भी गाड़ी आपकी गाड़ी की तरह नहीं थी। आप मुझे यह बताइए, आपने मेरी बात मानी तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों का सच मेरे सामने आ गया है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो मेरी बात सुनकर बोला, ऐसा तो नहीं होता है। जब आपको दुनिया का सच पता चल गया था, आपने अपने सब रिश्ते सबसे ख़त्म कर लिए थे, तो आपको सावधान होकर रहना चाहिए था, वरना आज के टाइम में न बेटा बाप का है और न बेटी माँ की है। वो बच्चा सब बच्चों से बहुत अलग था। उसकी बातों में सच्चाई थी और गहराई थी। मैं उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। मेरी माँ कहती है कि किसी अजनबी इंसान के साथ इस तरह से नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद करते हैं। आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और वैसे भी मैं गरीब लड़का आपके क्या ही काम आ सकता हूँ। जबकि मैं उसे बताना चाहता था कि उसकी वजह से मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई है। मैं उसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आया था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे हैरत से देख रहा था। वैसे तो लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन मेरे कहने पर लाइब्रेरी अभी तक खुल रही थी। वो मुझे हैरत से देख रहा था और बोला, साहब
यह किताबों की दुनिया है, क्या हम किसी और दुनिया में आ गए हैं? उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। वो इतना खुश था कि कभी कोई सी किताब उठाकर देखता तो कभी कोई सी। मैं उसकी यह खुशी देखकर एक तरफ जाकर बैठ गया था। उसने एक किताब उठाया, बोला, इस किताब का पहला पेज मैंने एक बार पढ़ा था। यह किताब मेरे ढाबे के मालिक के पास थी। यह किताब बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, और मुझे बता रहा था कि उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब वो किताबें पढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है और उसी में खो जाता है। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं चुपचाप बैठा हुआ उसको देख रहा था। वो जैसे जैसे किताब आगे पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आती जा रही थी। उसको किताब पढ़ते हुए 1.5 घंटा हो गया था। वो किताब पढ़ते हुए खो गया था। फिर शायद उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। उसकी माँ घर पर उसका इंतज़ार कर रही होगी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, साहब, मैं क्या यहाँ से कुछ किताबें ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से कुछ किताबें ले सकता हूँ? मैं आपको पढ़कर किताबें वापस कर दूँगा। अगर इसके बदले में आप मुझसे कोई काम करवाएंगे तो मैं कर दूँगा। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इन किताबों को पढ़कर आप दुनिया को पहचान सकते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो भी किताब चाहिए तुम यहाँ से ले लो, बाकी मैं देख लूँगा। उसने अपने लिए 5 किताबें ली थीं और किताबें लेकर मेरे पास आया और बोला, चलिए साहब, मैंने किताबें ले ली हैं। मैंने लाइब्रेरी वाले को पैसे दिए और आर्यन को अपनी कार में बिठाकर उस पुराने ढाबे की तरफ चल दिया। वो मुझे देखते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ ज़रूर। वैसे तो यह वक्त मेरे आराम करने का होता था, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करने से ज़्यादा इस बच्चे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था, और मैं चाहता था कि मैं इस बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। हम ढाबे पर आ गए थे। उसके आगे का रास्ता वो मुझे बता रहा था और हम उसके घर की तरफ चल दिए। फिर हम एक गली के बाहर रुक गए थे, क्योंकि गाड़ी गली के अंदर नहीं जा सकती थी। फिर हम दोनों गली के अंदर गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बच्चे का घर आ गया था। उसने मुझसे कहा, हमारा घर बहुत छोटा सा है। मैं पहले अपनी माँ को बता देता हूँ आपके बारे में, और फिर आप मेरे साथ अंदर चलना। वो मुझसे इतना कहकर अंदर चला गया और फिर 5-10 मिनट बाद बाहर आया। मैं इतनी सोच रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी कम उम्र में भी कितना ज़्यादा समझदार है, इसको अपनी माँ की इज्जत का इतना ख्याल है। फिर वो बाहर आया और मुझसे बोला, साहब, आपको हमारे घर के अंदर जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? वो मुझसे बहुत प्यार से पूछ रहा था। माँ बहुत गुस्सा कर रही थी। बहुत ज़्यादा देर हो गई है माँ, अगर गुस्सा करें तो आप बुरा मत मानना। मैं आपको माँ के हाथ की चाय पिलाऊंगा। मैंने उससे कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़ों वाली बातें मत किया करो। और मुस्कुराता उसके साथ घर के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन सविता थी, जो 10 साल पहले एक गरीब आदमी के साथ भाग गई थी। लेकिन आज उसको इस हाल में देखकर मैं हैरान हो गया था, और मुझे अब समझ आया था कि आर्यन को देखकर मुझे इतना अपनापन महसूस क्यों होता है। वो मुझे देखकर रोने लगी और बोली, भाई कैसे हैं आप? मैं जैसे उसकी तरफ बढ़ा वो थोड़ा पीछे हट गई थी। मैंने रोते हुए उसे अपने गले लगाया था। मुझे अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आने लगा। उसने मुझसे कहा था कि आपकी बहन जब भी आपको मिले आप उसे माफ़ कर देना और उसे अपने गले लगा लेना। थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोली, भाभी कैसी हैं? क्या आप लोगों को मेरी याद आती थी? मैंने उसे बताया कि कुछ साल पहले उसका देहांत हो गया है और मैं बहुत अकेला हो गया हूँ उसके जाने के बाद। खैर, तुम मेरी छोड़ो अपनी बातें, तुम इस हाल में कैसे हो? और आर्यन तुम्हारा बेटा है? उसने मुझे रोते हुए बताया कि शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद मैं बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था कि आपके पास जाऊं, मगर मुझे डर था कि आप मुझे अपनाएंगे नहीं, और मैं इस बात से बहुत डरती थी। और मैंने फैसला किया था कि मैं अकेले रहूंगी और अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। फिर मैं यहाँ झोपड़ी में आकर रहने लगी। शुरू में मैंने बहुत काम किया, अभी भी करती हूँ। लोगों के घरों का झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरे बेटे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे पढ़ा सकूँ या फिर उसका स्कूल में एडमिशन करवा सकूँ। मैंने उससे कहा कि बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें यहाँ पर ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने उसके साथ उसका सारा सामान पैक करवाया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर लेकर आ गया। तो मेरे बेटे यह देखकर बहुत परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि मैं अपने साथ किसे लेकर आ गया हूँ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, ना ही उनसे कोई बात की थी, क्योंकि मैं उन्हें कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। और मैंने अपनी जायदाद में से एक हिस्सा अपनी बहन और उसके बेटे के नाम कर दिया था, जिस पर उसका हक भी बनता था, क्योंकि वो मेरी इकलौती बहन थी। और उसको एक अलग घर भी लेकर दे दिया था। और उसके बेटे की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। और मेरे बेटे यह सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि यह लोग कौन है और मैं उनकी तरह मदद क्यों कर रहा हूँ। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि यह लोग कौन है। तो मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी बुआ हैं। मैंने उन्हें पूरी बात बता दी और मैंने उन्हें यह भी बताया कि आर्यन इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा समझदार है। उसके आइडिया से ही आज मेरा इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो नुकसान हो गया था वो भी ठीक हो गया है। उन दोनों को मेरी बात सुनकर बहुत शर्म आई थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि डैड, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अब कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी आपसे बदतमीजी करेंगे। और उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वो कभी बंटवारे की बात नहीं करेंगे। मैंने उनकी बात सुनकर उन्हें माफ़ कर दिया था। मुझे अब सुकून मिल रहा था और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने अपनी जायदाद में से उसका 10% हिस्सा अपनी बहन और उसके बेटे के नाम कर दिया, जिन्हें अब कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और वो ठीक से रह सकेंगे। भले ही हमारे बच्चे हमसे बदतमीजी करती हों, और अगर हम भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे जैसा वो हमारे साथ करते हैं, तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी, तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जैसे भी थे तो मेरे बेटे ही। फिर हम सब साथ में खुशी से रहने लगे थे। इस कहानी का मोरल यह है कि ज़िंदगी में पैसा और जायदाद से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं, और सबसे बड़ा रिश्ता परिवार का होता है। लेकिन कई बार इंसान जब लालच या गुस्से में आ जाता है तो वो इन रिश्तों की कीमत भूल जाता है। इस कहानी में एक पिता ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया था। उसने 30 साल तक मेहनत की थी ताकि उसका परिवार सुख से रहे और उसके बच्चों को किसी चीज़ की कमी न हो। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने इस मेहनत की कीमत समझने की जगह जायदाद के बंटवारे की बात शुरू कर दी। इससे पिता का दिल टूट गया, क्योंकि जिस इंसान ने अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, उससे यह उम्मीद होती है कि उसके बच्चे उसकी इज्जत करेंगे, उसकी बात समझेंगे और उसके अनुभव का सम्मान करेंगे। लेकिन जब बच्चे अपने पिता के सामने खड़े होकर कोर्ट जाने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो रिश्तों के टूटने की शुरुआत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव की कीमत बहुत बड़ी होती है। जो इंसान कई सालों तक मेहनत करके किसी काम को सीखता है, उसे दुनिया की समझ ज़्यादा होती है। पिता ने अपने बेटों को समझाया पिता कि उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाना सही फैसला नहीं है, लेकिन बेटों ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ पता है। यही गलती आज के समय में बहुत से युवा करते हैं। उन्हें लगता है कि पुरानी पीढ़ी को कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुभव किताबों या इंटरनेट से नहीं मिलता, वो समय और संघर्ष से मिलता है। इसलिए हमें अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमें गलत रास्ते से बचाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में एक और बहुत बड़ी सीख यह है कि जब इंसान मुश्किल समय से गुजरता है तो उसे असली रिश्तों और नकली रिश्तों का फर्क समझ में आने लगता है। पिता को लगा कि उनके अपने ही बेटे उनके साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन उसी समय एक छोटा सा गरीब बच्चा आर्यन उनके जीवन में आया, जिसने उन्हें सच्चाई और समझदारी की नई सीख दी। वो बच्चा गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसने छोटी उम्र में ही जिंदगी के बहुत बड़े सच समझ लिए थे। वो किताबों से प्यार करता था और ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानता था। इससे यह सीख मिलती है कि इंसान की असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके ज्ञान से होती है। शिक्षा और ज्ञान इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। आर्यन के पास पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने के लिए बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके अंदर सीखने की चाह थी और किताबों के प्रति प्यार था। यही चीज़ उसे खास बनाती है, क्योंकि जो इंसान सीखना चाहता है वो एक दिन ज़रूर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि बच्चों को सबसे बड़ी दौलत अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना है। कहानी का एक बहुत भावुक हिस्सा वो है जब पिता को पता चलता है कि आर्यन की मां उनकी ही बहन है, जो कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन परिवार का असली मतलब यह है कि हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें।
अगर उस भाई ने अपनी बहन को ठुकरा दिया होता तो शायद वो हमेशा दुखी रहती, लेकिन उसने अपने दिल को बड़ा रखा और उसे गले लगा लिया। इससे यह पता चलता है कि माफ़ी देने वाला इंसान ही असल में बड़ा होता है, क्योंकि माफ़ी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। इस कहानी में पिता का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी बहन और उसके बेटे को अपनाया, उन्हें रहने के लिए घर दिया और बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें पैसा और ताकत होता है तो हमें उसका इस्तेमाल जब ईश्वर हमें पैसा और ताकत देता है तो हमें उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए, खासकर अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही वो लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। जब बेटों ने देखा कि उनके पिता एक गरीब बच्चे और अपनी बहन की मदद कर रहे हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनके पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। तब उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी फिर से बंटवारे की बात नहीं करेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो दिल से माफ़ी मांग ले तो रिश्ते फिर से ठीक हो सकते हैं। कि परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर परिवार के लोग आपस में लड़ने लगें और बंटवारे की बात करें तो चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस या कितनी भी बड़ी जायदाद क्यों न हो, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर परिवार एक साथ रहे, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे का साथ दे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इंसान को अपने दिल को बड़ा रखना चाहिए। गुस्से और अहंकार से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्यार, माफ़ी और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब उस पिता ने अपने बेटों को माफ़ किया और अपने परिवार को फिर से जोड़ लिया, तभी उनके जीवन में सच्ची खुशी वापस आई। क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने परिवार और अपने अपनों की ही होती है। यह इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि धन से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं, और जिन घरों में प्यार, सम्मान और एकता होती है वही घर सच में खुशहाल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।